बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, दैट वाज़ वेक्टर प्रोडक्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा-सा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करा दूं स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है? हमने कहा था अगर हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आए तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। हमने उसकी एग्ज़ाम्पल देखी थी टॉर्क, हमने उसकी एग्ज़ाम्पल में देखा था मैग्नेटिक फ़ोर्स। जैसे मैंने यहाँ एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ए क्रॉस बी अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हों, तो ये इक्वल होगा ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन के। और मैंने बताया था यूनिट वेक्टर एन क्यों लगाते हैं? यूनिट वेक्टर एन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसकी 1 है और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने इसके फिजिकल मीनिंग की, मैग्नीट्यूड की बात की थी। हमने कहा था मैग्नीट्यूड अगर देखें ए क्रॉस बी का तो वो ए इंटू बी साइन थीटा होगा, बी क्रॉस ए का देखें तो बी इंटू ए साइन थीटा होगा। और मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल होंगे, हमने ये भी डिस्कस किया था, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने डायरेक्शन की बात की थी। हमने कहा था अगर हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, क्योंकि उसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन हम फाइंड करते थे स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल से, जिसमें हमने कहा था हमने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है ए से बी की तरफ। इरेक्ट थंब हमें डायरेक्शन देगा किसकी स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर एन की या ए क्रॉस बी की। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की थी, ये एग्जांपल है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, कि अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें, हम फिंगर्स को वेक्टर ए टू बी अलोंग स्मॉलर एंगल कर्ल करेंगे, इरेक्ट थंब जो है वो यूनिट वेक्टर एन की या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। और सिमिलरली हमने देखा था अगर बी क्रॉस ए होगा तो स्टूडेंट्स की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? डाउनवर्ड। जिससे हमें पता चला था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। वो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस भी किया था कि ये नॉन कम्यूटेटिव है। एग्जांपल्स मैंने आपको स्टार्ट में भी रिवाइज करवा दी कि टॉर्क इसकी एग्जांपल है, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये भी इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव, यानी यहाँ कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का केस है, यानी 2 वेक्टर्स 90 डिग्री पे हो और उनके दरमियान आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ए बी साइन 90 यूनिट वेक्टर एन। और हमें ये पता है साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास साइन 90 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू यूनिट वेक्टर एन। उसके बाद हमने इसी को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखा था, यानी परपेंडिकुलर के केस को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखा था। हमने कहा था अगर हमारे पास आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स के। अब आई क्रॉस जे इक्वल टू के है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमने एक पॉइंट सीखा था कि अगर आप ए और बी 2 वेक्टर्स दे रहे हैं तो जो उनका प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर है, ए एंड बी के। तो अगर आई और जे का परपेंडिकुलर देखें तो वो के है, तो इसका मतलब आई क्रॉस जे इक्वल टू के होगा। सिमिलरली जे क्रॉस के इक्वल टू आई होगा और सिमिलरली के क्रॉस आई इक्वल टू जे होगा। और इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट भी आप लोग याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरह से है कि आप आई जे एंड के यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ड्रॉ करें। और आपको पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जे है और जी एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के है। अब आपने बेसिकली ये जो रिलेशन आपने यहाँ लिखा है ना, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, आपने बेसिकली स्टूडेंट्स करना क्या होता है, आपने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आई क्रॉस जे, ये पहली वैल्यू हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लेंगे जे क्रॉस के, ये सेकंड वैल्यू हो गई। उसके बाद आप लेंगे के क्रॉस आई, ये थर्ड वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आप इसको याद कर लोगे तो आपको ये आसानी से याद रहेगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई। और अगर इसी का रिवर्ट करें, इसी को उलट कर दें, तो फिर मैंने आपको सिखाया था कि जैसे ए क्रॉस बी को अगर हम देखें, उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए में थंब की डायरेक्शन किधर थी? डाउनवर्ड। तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आई क्रॉस जे की जगह, ये हमने डिस्कस किया था, जे क्रॉस आई हो जाए स्टूडेंट्स, तो ये माइनस के होगा। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था कि जे क्रॉस के की जगह अगर के क्रॉस जे हो जाए स्टूडेंट्स, तो ये माइनस आई होगा। और सिमिलरली के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के अगर हो स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल होगा? माइनस जे के।
यहाँ तक की डिस्कशन स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली थी। मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दिया ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल हो जाए। और अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस करनी है वो है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है अगर हम पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ एंगल 0 डिग्री होगा। अगर हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, तो यहाँ एंगल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ मेंशन भी है कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल 0 डिग्री है, एंटी पैरेलल के लिए एंगल 180 डिग्री है। अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स तो इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा? वेरी सिंपल, हमें पता है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा के इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब थीटा अगर 0 है तो साइन 0 पुट हो जाएगा, थीटा 180 यानी एंटी पैरेलल तो साइन 180 हो जाएगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी 0 है, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो हमारे पास 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नल वेक्टर। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। नल वेक्टर स्टूडेंट्स ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो हमारे पास अगर 0 डिग्री एंगल है दो वेक्टर्स के दरमियान या 180 डिग्री एंगल है तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा, या 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन आएगा। यानी आप इसको या तो बोलोगे 0 मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर एन, और इसी को आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स नल वेक्टर। सिमिलरली अगर आप आई क्रॉस आई की बात कर ले स्टूडेंट्स, जे क्रॉस जे की और के क्रॉस के की, इसका आंसर भी नल वेक्टर आएगा। या आप सेल्फ प्रोडक्ट, ये बेसिकली सेल्फ प्रोडक्ट की एग्जांपल है। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स सेल्फ प्रोडक्ट की, कि अगर सेल्फ प्रोडक्ट है तो सेल्फ प्रोडक्ट के केस में आप देख सकते हैं आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे है, के क्रॉस के है, या ए क्रॉस ए है, तो इसका आंसर हमारे पास नल वेक्टर ही आता है। अब सेल्फ प्रोडक्ट में होता क्या है, हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद उसी वेक्टर के साथ लेते हैं। जैसे ए का प्रोडक्ट ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का क्रॉस प्रोडक्ट के के साथ, या बी अगर हम वेक्टर ले लें तो बी क्रॉस बी हो जाएगा, सी ले लें तो सी क्रॉस सी हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिएगा हम ए की मैग्नीट्यूड पुट करेंगे ए, फिर दूसरा वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड ए। अब वेक्टर अगर एक ए है दूसरा भी दोबारा ए ही है तो इसका मतलब दोनों सेम है। सेम वेक्टर है तो पता चला इसमें एंगल स्टूडेंट्स क्या होगा? 0 डिग्री, और साइन 0 हमें पता है 0 होता है, तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स क्या आएगा? नल वेक्टर ही आएगा। अब अगर आप आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के को सॉल्व करना चाहें तो आप वो भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आई क्रॉस आई की मैग्नीट्यूड 1, फिर आई है उसकी मैग्नीट्यूड 1, फिर साइन ऑफ थीटा, और एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। अब हमें पता है साइन 0 क्या होता है? ऑब्वियसली 0 स्टूडेंट्स, तो यहां हमारे पास आंसर नल वेक्टर ही आएगा। तो हमें पता ये चला कि हमारे पास जो आंसर है वो सेल्फ प्रोडक्ट के केस में नल वेक्टर आ रहा है। हमें पता चला हमारा जो आंसर है वो पैरेलल के केस में और एंटी पैरेलल के केस में भी नल वेक्टर आ रहा है, यानी मिनिमम है। तो यहां पर याद रखने की बात यह है कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू का पॉइंट भी है स्टूडेंट्स। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जब भी आप ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यानी लेट्स से ये वेक्टर ए है, लेट्स से ये वेक्टर बी है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। अगर आप इस एरिया को ऐसे शेडेड करें, ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, तो आप देखेंगे ए क्रॉस बी, जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं ए टू बी, तो ये जो सारा रीजन है हम कह सकते हैं ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के स्टूडेंट्स बराबर होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट भी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर बी हमारे पास है बी
एक्स आई बी वाई जे एंड बी जी के, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स अगर हमने फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम ए क्रॉस बी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे। और ये मेथड आपने स्टूडेंट्स मैट्रिक 9th में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। बड़ा सिंपल मेथड है। मेथड क्या है, आप पहले लिखे स्टूडेंट्स आई जे के, उसके बाद आप लिखे ए एक्स ए वाई ए जी, उसके बाद आप लिखे स्टूडेंट्स बी एक्स बी वाई एंड बी जी, उसके बाद आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखे। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे आपने लेड पेंसिल से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लिख लेना है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपने लेड पेंसिल से लिखना और बाद में इसको रेज कर देना है। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट आपके सोल्यूशन में हेल्प करने के लिए एक हिंट मैंने आपको बताया कि पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, फिर अगली प्लस। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने पहली रो और पहले कॉलम को छुपा देना है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको आपने छुपा देना है, हाइड करना है। आप देखोगे आपके पास 4 वैल्यूज बचेंगी, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। आपने इनको स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू प्लस आई, ये वाला जो हमारे पास आई था आप लिखेंगे प्लस आई जो पहली वैल्यू थी, इनटू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ए वाई बी जी ए वाई बी जेड, फिर माइनस, फार्मूले में माइनस होता है, ए जेड बी वाई ए जेड बी वाई। ये हमारे पास पहली वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सेकंड वैल्यू को, अब सेकंड वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस एज इट इज रहने देंगे। अब आपने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करना है। जब आप सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड करेंगे आपके पास फिर 4 वैल्यूज बच जाएंगी। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी जेड और ए जेड बी वाई। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपने फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है, फिर आपके पास 4 वैल्यूज बचेंगी। आपने इनको भी स्टूडेंट्स क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो मेथड है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। आपके पास पहला स्टेप था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आपने लिखा आई जे एंड के, यूनिट वेक्टर लिखे। फिर मैंने क्या बताया था, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। ये आपने मेंशन कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अब मैंने आपको क्या सिखाया स्टूडेंट्स कि पहली रो और पहले कॉलम को हाइड कर दें। आपके पास 4 वैल्यूज बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसका आंसर लिखना सीखें जरा, प्लस का आई इनटू, आप इनको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने पहली रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। यानी अब आपके पास होगा स्टूडेंट्स, आपको याद है मैंने लिखवाया था पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस, तो इसका मतलब अब आप लिखेंगे माइनस जे इनटू, सेकंड वैल्यू माइनस की थी, अब सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को कट गया था, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट करना है स्टूडेंट्स, और थर्ड के ऊपर क्या था, प्लस था, तो प्लस के हमारे पास होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा स्टूडेंट्स ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स को एतराज होता है इस चीज पे कि सर जो बुक में आंसर है ना उसमें यहाँ जे के बाहर प्लस है, तो इसका स्टूडेंट्स कोई इशू नहीं है। आप माइनस अगर इस अंदर वाली वैल्यू से माइनस बाहर कॉमन ले तो ये जे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, और बटे के अंदर जो वैल्यू है ना ये प्लस माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। तो आपका देखिए आंसर आई भी प्लस में, जे भी प्लस में और के भी प्लस में आ जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने मेथड याद रखना है स्टूडेंट्स। आपने इसको डिटर्मिनेंट मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है, पहले आपने प्लस माइनस प्लस ऊपर मेंशन कर देना है, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करना है और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है, और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई, जे और के को इस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और भी गाइड कर दूं, अगर आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो उसका एक आसान सा ट्रिक है। क्या? आपने बाहर लिखा आई, आई क्या होता है? एक्स एक्सिस के लिए। अब जो अंदर वैल्यू होगी उसमें देख लेना एक्स नहीं होगा। इधर बाहर था जे, जे किसके लिए था? वाई के लिए। अब देखिए अंदर वाई नहीं होगा। अगर यहाँ पे है के, तो अंदर के जेड, अंदर जेड नहीं होगा। देखिए एक्स और वाई है, यहाँ भी वाई और एक्स है। यहाँ देखिए बाहर है जे, तो यहाँ पर देखिए एक्स और जेड है, वाई नहीं है। यहाँ पे आई, अंदर देखिए वाई और जेड है, एक्स नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।